नमस्कार, सुप्रभात। श्री रंगूसर विद्यालय द्वारा संचालित ई क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th हिंदी माध्यम के हिंदी विशिष्ट का अध्याय में और मेरा देश गद्य खंड के अंतर्गत पढ़ा था। इसका कुछ शेष भाग आज हम इस वीडियो में और पढ़ेंगे। तो इस पाठ के जो लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि इस पाठ के अंतर्गत जो राष्ट्रीय भावना का समावेश किया गया है, इस पाठ में जो राष्ट्रीय भावना परिलक्षित होती है उसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। पाठ का शीर्षक जो है मैं और मेरा देश, एक हम उसी के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं और उसी के अनुसार हम अपने जो राष्ट्रीय भावना का मन में जो विस्तार है या हर एक व्यक्ति के जो उस देश का नागरिक है उसका मन के जो भाव है, राष्ट्रीय भाव का जिसका हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में भी आज और हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले एक उदाहरण जो दिया गया है वो है हमारे तेजस्वी पुरुष स्वर्गीय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाने वाले लाला लाजपत राय के बारे में। बहुतों ने ही इनके बारे में पढ़ा होगा और जाना भी होगा। तो हमारे देश में कई ऐसे ऐतिहासिक महापुरुष रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें से एक हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो उन दिनों में यानी कि पराधीनता के दिनों में जिन्होंने अपने देश में अपने रक्त से यानी कि जो उनका बलिदान था वो बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया और प्राणों के बलिदान देते देते वो हमारे देश को एक ऐसी सीख दे गए, यानी कि वो सीख थी राष्ट्रीय भावना की, देशभक्ति की भावना की। तो ऐसे कई अंधकार, कई ऐसे भयंकर बवंडर, ऐसे कई उत्पात, इसे हम कह सकते हैं कई दुर्घटनाएं इतिहास में आज भी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन उन्होंने सदैव ही हमारे देश में जो एक राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत बनाए रखा, चाहे वो अपनी वाणी के माध्यम से हो, चाहे फिर उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को बल दिया हो। तो उनका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। वो कहा है लेखक ने कि उनकी कलम और वाणी दोनों में ही तेजस्विता की अद्भुत किरणें थी, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही प्रभावशील था। उनका यह अनुभव था, क्या अनुभव था कि मैं अमेरिका गया और इंग्लैंड या देश में कई अन्य देशों में, देश जो संसार में कई अन्य देश है, फ्रांस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है और भी कई देश हैं, तो वहाँ पे वो गए, दूसरे देशों में घूमे, यात्राएं की। तो उनका ये अनुभव रहा कि भारतवर्ष का जो गुलामी का एक जो कलंक है, कहने का तात्पर्य है कि जो पराधीनता है वो हमारे माथे पर सदैव ही विद्यमान बनी रही है। वो इसलिए कभी भी वो दूसरे देश में जाते तो उन देशों में जाते समय उनके लिए ये, जैसे अगर हम कहें तो भय कह सकते हैं, क्योंकि कलंक का भय या इस तरह का लज्जा का जो भय होता है वो भी अपने आप में बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उनके मन में हमेशा सदैव इस तरह का माथे पर जो कलंक लगा था, उनके ही नहीं प्रत्येक भारतवासी की हम बात कर रहे हैं, वो उनके लिए अंदर से झकझोर देता था। और अगर हम अपनी भी बात करें तो अगर हम इस तरह की अगर किसी भाव से अगर ग्रसित हैं तो हमारे लिए भी अंदर तक तोड़कर रख देता है। तो ये गुलामी का कलंक कोई एक आसान बात नहीं है। इसलिए उनको लगता था कि हमारे पास चाहे कितने भी साधन, उपहार या किसी भी तरह के धन वैभव की अगर संपन्नता क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारे माथे पर या इस तरह की मन में अगर या हमारे ऊपर अगर इस तरह का कलंक लगा रहता है तो हमारे लिए जो वास्तविकता में उसका आनंद होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ऐसे ही एक दो उदाहरण दिए गए हैं जो हमारे लिए इस ओर प्रेरित करते हैं कि व्यक्ति का जो देश का नागरिक है उसका जो कर्तव्य है वो किस तरह से, किस स्तर का और किस प्रकार होना चाहिए, अच्छा बुरा कैसा जो भी है। तो एक उदाहरण में आपको एक दो उदाहरण दिए गए हैं लेखक ने, उनके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पर। एक बार क्या था कि हमारे देश के जो एक महान विचारक स्वामी रामतीर्थ जो थे, वो एक बार जापान की यात्रा पर जाते हैं। उस समय क्या है, वो व्रत में थे और इसलिए उनका जो खान पान था वो केवल क्या है किस पर निर्भर था, केवल फलों पर।
तो एक बार वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर ट्रेन से ही जैसे वहाँ पर स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ पे फलों की दुकान लगी हुई थी। वहाँ पर फलों की दुकान पर वो जाते हैं और फल खरीदते हैं, उनको देखते हैं, देखभाल करते हैं, तो लेकिन उनके लिए वो फल अच्छे नहीं लगते, अच्छे मतलब सड़े गले इस तरह से जो भी है वो उनके रखे रहते हैं, तो उनके मन को भाते नहीं हैं। इसके बाद क्या होता है, फिर वो कहते हैं कि लगता है शायद पूरे जापान में कहीं भी इस तरह के अच्छे फल नहीं मिलते हैं हमारे देश की अपेक्षा। तो फिर उनके लिए पास में ही एक बालक था, एक युवक कह सकते हैं, वो खड़ा हुआ था, तो उसने इस बात को सुन लिया और फिर इसके बाद क्या होता है कि दौड़ कर जाता है, उनसे बिना कुछ कहे वो फलों की टोकरी अच्छे फल लेकर, मतलब कहने का ये है, वो लेकर उनके पास आ जाता है। तो इसके बाद वो जो फल वो लेते हैं उनके लिए वो दे देता है। तो इनसे वो क्या है, काफ़ी प्रभावित होते हैं उस व्यक्ति से वो, और वो उस व्यक्ति के से काफ़ी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि किस बात से कि उसने क्या है फल वो लाता है, उसके लिए वो अच्छा नहीं लगा। तो इससे क्या है, हमें ये प्रतीत होता है, ये लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि शायद पूरे जापान में, तो जबकि उन्होंने देखा एक ही जगह पे था। लेकिन तो हम ये कह सकते हैं कि सीधा सा हमारा जो संबंध है वो एक व्यक्ति का क्यों ना हो, लेकिन वो पूरे देश के मान और सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक और ऐसी ही एक दुर्घटना जिसे हम कहेंगे, वो घटना थी कहाँ की, वो भी एक दूसरी कैसी थी। एक निवासी युवक जो जापान में था, कहाँ का था वो, किसी अन्य देश का होगा, जहाँ का तो वो एक निवासी युवक जब जापान में शिक्षा लेने के लिए जाता है, वही देश की ही बात कर रहे हैं, जापान में हमारे स्वामी जी गए थे और वहाँ पर एक शिक्षा लेने की अन्य देश का एक व्यक्ति, वहाँ पे एक अलग जो छात्र था वो रहता है। तब क्या होता है, एक दिन सरकारी दफ्तर में, सरकारी जो कार्यालय था वहाँ पर एक साथ ही पुस्तकालय बना हुआ था। वहाँ पर पुस्तकालय में क्या था, बहुत सारी किताबें थी, किताबें पढ़ने की रखी हुई थी। तो वहाँ पे जहाँ पे वो किताबें थी वो बहुत ही दुर्लभ चित्रों से भरी हुई थी। तो होता ये है कि वहाँ पे वो अपराध प्रवृत्ति का था थोड़ा सा वो व्यक्ति, तो वहाँ पे वो जाता है और पुस्तकालय में पढ़ने के साथ साथ वो चित्र वहाँ से, वो किताब पुस्तक उसको चुरा लाता है वहाँ से, और वो उसके लिए वापस ले आता है, वो वापस दे आता है उस पुस्तकालय में। लेकिन इसमें क्या कर लिया था उसने, वो पुस्तक में जो चित्र थे, दुर्लभ चित्र थे, वो चित्रों को उसने निकाल लिया था। अब निकालने के बाद हुआ यूँ कि उसको वहाँ पर उसकी शिकायत हो जाती है, तलाशी लेते हैं, पुलिस के द्वारा तलाशी ली जाती है और वहाँ पर उसको निष्कासित कर दिया था, उस विद्यालय से निष्कासित कर देते हैं, क्योंकि उससे वो चित्र बरामद हुए थे। लेकिन ये बात छोटी थी, लेकिन छोटी के होने के साथ साथ यहाँ पे बात रुक नहीं गई थी। हुआ यूँ कि उसके बाद उसको उस देश से मतलब वहाँ से उसको निकाल दिया गया और वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया कि इस देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं आ सकता। लेकिन सीधा सा अर्थ यहाँ पर ये है कि एक को तो हमने देखा उदाहरण में कि वहाँ पे अच्छा काम किया तो उसका काफ़ी नाम हुआ, सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन वही दूसरा व्यक्ति जो था उसने अपने देश का नाम इस कृत्य से क्या किया, इस घृणित कृत्य से उन्होंने अपने देश का नाम क्या किया, बदनाम किया। तो इससे क्या होता है, सीधा स्पष्ट होता है कि अगर एक व्यक्ति से ही हमारा देश अगर जुड़ा है अच्छे बुरे कर्मों से, चाहे वो हीन हो चाहे अच्छा हो, कैसा भी हो, तो सीधा सा संपर्क हमारे देश से जुड़ा हुआ है। अगले एक उदाहरण में उन्होंने कहा है कि मैं अपने देश का नागरिक हूँ और मानता हूँ कि मैं अपना देश हूँ। जैसा मैं अपने लाभ और सम्मान के हर एक छोटी से छोटी बात पर ध्यान देता हूँ, वैसा ही अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूँ, यह मेरा कर्तव्य है। और जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से भी सहारा पाऊँ, यह मेरा अधिकार है। सब जानते हैं कि हमारे देश ने के जो संविधान है उसमें मूल कर्तव्य और साथ साथ मूल अधिकार भी दिए गए हैं। तो मूल कर्तव्यों में उल्लेखित किया गया है कि हमारे लिए अपने देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए हर एक नागरिक के लिए। तो ऐसे यहाँ पर भी उन्होंने क्या स्पष्ट किया है कि मैं मानता हूँ कि मैं अपने देश का नागरिक हूँ और मैं ही अपने आप में अपना एक पूरा देश हूँ, क्योंकि मेरे अच्छे बुरे कर्मों का सीधा सा जो फल है, उसका जो परिणाम है, वो मेरे देश पर पड़ता है, क्योंकि उससे कर्मों से ही उसके देश की सम्मान की सृष्टि बनती है, उसका निर्माण होता है। तो कहते हैं कि मैं जैसे अपने लाभ और सम्मान के लिए अपने बारे में सोचता हूँ, वैसे ही मुझे अपने देश के बारे में या अपने बारे में जैसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता हूँ, वैसे ही मुझे अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। यदि मैं मेरे लिए जैसे कर्तव्य की अगर बात है तो मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, तो वैसे जैसे अधिकार अगर प्राप्त करना चाहता हूँ तो मेरे लिए ये भी है कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करूँ।
तो ये ऐसी अच्छी जो भावना है, इन अनुभव से हम सीख सकते हैं कि हमें देश के प्रति किस प्रकार की अपने राष्ट्रीय भावना का निर्वाह करना चाहिए। अगले उदाहरण में बताया गया है, क्या कहा गया है कि हमारे देश के लिए सबसे पहले दो बातों की आवश्यकता है, एक तो सौंदर्य बोध की, एक शक्ति बोध की। अब सौंदर्य बोध और शक्ति बोध क्या होता है आप समझ गए होंगे। ये शक्ति बोध की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि हम यह समझ लें कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो कि जो हमारे कमजोरी की भावना को बल दे या कुरुचि की भावना को ही। तो इस सीधी सी बात यह है कि हम अपने देश को दो बातों की आवश्यकता ऐसी है कि हम अपने देश के लिए मानसिक जो बल है, ठीक है, इस तरह का कोई काम ना करें कि हमारे लिए जैसे आंतरिक पक्ष में वो काफ़ी मतलब हमारे देश के लिए किसी प्रकार का कष्ट पहुँचे। दूसरा, हम अपने देश को क्या बनाएं, सुंदरता प्रदान करें। कहीं भी किस तरह से हम अगर चले जाते हैं, जाहिर सी बात है उदाहरण में अगर देखा जाता है कि हम मान लीजिए कि रेलगाड़ी वगैरह से, हवाई यातायात से, किस तरह से, या फिर गाड़ियों में, मोटर बसों में अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनके लिए या फिर ऐतिहासिक स्थलों का हम अगर भ्रमण करते हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनके लिए गंदा ना करें, पीक वगैरह ना थूकें वहाँ पर इस तरह से, या कुछ गंदी वस्तुएं, चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें। मतलब कहने का ये है कि हम अपने लिए अपने मतलब जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, अपने दर्शनीय स्थल हैं, अपने सीधी सी बात ये है कि हम अपने देश को सौंदर्य बोध प्रदान करें। और फिर ऐसी तरह से हम अगर मानसिकता की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम कहीं भी चलती ट्रेनों में, मुसाफिर खानों में, यहाँ वहाँ पे हम ये दूसरे देश में जाते हैं, फिर दूसरे देश की बात तो अलग ही है, हम अपने देश की ही अगर बात करते हैं तो हम ये ना कहें कि हमारे देश में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ सड़बड़ है, इस तरह की जो परेशानी वाली बातें हैं वो हम ना कहें। तो इससे क्या होता है कि हम अपने देश को अगर एक दूसरे देश के प्रति अपने देश को अगर क्या करते हैं, अगर हीन बताते हैं और दूसरे देश का इस तरह से हम तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो हम अपने देश को क्या करते हैं, उससे हीन सिद्ध करते हैं। ये हमारे मन में इस तरह का नहीं होना चाहिए। इससे हमारे लिए क्या होता है, अगर हम इस प्रश्न का उत्तर हाँ में देते हैं तो सौंदर्य बोध और शक्ति बोध दोनों के ही प्रति हमारे देश को क्या होती है, चोट पहुँचती है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपके लिए इस वीडियो में जो इस तरह की राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति की भावना का पाठ का जो संदर्भित लेख है वो आपको अच्छे से समझ में आया, वो भली बात समझ में आया होगा। तो आप इसके अभ्यास प्रश्न को घर पर ही सॉल्व करें, और अगर कोई समस्या आपको आती है व्याकरण संबंधित हुए से या किसी प्रश्न से, तो आप विद्यालय में उपस्थित होकर संबंधित शिक्षक से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।